बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अप्रैल बरोज़ जुम्मा मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी असनाद मलिक साहब, सोहेल रशीद साहब। बहुत अहम खबरें आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। एक तो आज अलीमा खानम और बैरिस्टर सलमान अकबर राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कायम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या कहा गया वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे, बताएंगे आपको कि एक तो सलमान अकबर राजा साहब ने बाहर आकर ये कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर ने यह कहा कि मैं किसी की ज़बान बंदी नहीं कर सकता। आप अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू न करें, बाकी जहां मर्जी आप गुफ्तगू करें। अलीमा खानम का ये कहना था, उनका जो जस्टिस सरफराज डोगर से मुकालमा हुआ, उन्होंने ये कहा, उनके सामने ये बात रखी कि जी ये बताया जज साहब कि अगर तोइन अदालत हो तो उस बंदे के साथ जो तोइन कर रहा हो उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि उस बंदे को सीधा जेल में भेजना चाहिए। तो फिर अलीमा खानम ने कहा आपने जो हुक्म दिया था उस पर तो तोइने डालो तो हमारी मुलाकात नहीं हो रही है। तो फिर उस पर हैरानगी का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा अच्छा मुझे इस बारे में पता नहीं था। इस यकीन दहानी के बाद उन्हें भेज दिया गया कि हम आपकी आने वाले ट्यूसडे को आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर चले जाए। एक तो ये खबर इस पर आपके सामने रखेंगे। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हदायत के बाद, उनकी हदायत मिलने के बाद, यदि आप हुक्म कह सकते हैं, बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब ने ख़त यहाँ पर जमा करवाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी के चैम्बर में। वो मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। जस्टिस कायम जस्टिस मंसूर शाह के नाम भी वो ख़त है, वो भी चले गए थे, लेकिन चैम्बर में ख़त जमा करवाया गया। उस ख़त में क्या लिखा गया है, उसमें 26 नवंबर का और बहुत से इमरान खान साहब के मुकदमात का जिक्र है। उसमें सेक्रेटरी एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर लोगों के जो इस वक्त गिरफ्तार है उनका जिक्र है। इमरान खान साहब पर 300 से ज़ायद मुकदमात हैं, उनका जिक्र है। और जो आम केसेस इस वक्त नहीं लग रहे उनका भी जिक्र है। इस पर इनसे पूछेंगे साद मलिक साहब से, सोहेल रशीद साहब से। उसके बाद आज एक और असनाद मलिक साहब रिटायर्ड जर्नल है, उन्होंने एक ATC में दरख्वास्त दी थी और वो दरख्वास्त इतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई। और बायोमेट्रिक वाला मामला है, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी, उस हवाले से है। नाज़रीन वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर असनाद मलिक साहब से ये पूछेंगे कि ये जो आबी जारियत हिंदुस्तान की तरफ से जारियत हुई थी, इस पर जो नून लीग के लोग हैं यानी हुकूमत, वो तो ये समझ रही थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसे कोई बयानात आएंगे जिन पर हम सियासत खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़े दानिशमंदाना किस्म के बयानात आए। उनके पार्टी चेयरमैन ने, सलमान अकबर राजा साहब ने और दीगर जितने भी उनके लीडरशिप है, गोया कि वो नून लीग की सियासी नसें हैं उनकी उन बयान के बाद काट दी गई, ये कहा जा सकता है। इस पर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले असनाद मलिक साहब मैं आपके पास आता हूँ, ये बताइए कि एक तो जस्टिस आज बेनाज साहब के पास दरख्वास्त भी लगी हुई थी 190 मिलियन पाउंड वाली, उस पर भी उन्होंने कहा जी कि वो दरख्वास्त बरीयत वाली फौरी तौर पर लगाई जाएगी। ऑर्डर तो जारी नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हुक्म दूंगा वो लग जाएगी। 12 अभी लगी नहीं है। ये काफ़ी तगोदो के बाद कल आपको पता है कि पूरा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी जो लीडरशिप है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद रही, सुबह से लेकर शाम तक। कभी एक ऑफिस में, कभी दूसरे ऑफिस में, वो फाइल गुम हो गई, कभी आगे कभी पीछे। अभी तक फैसला भी नहीं हो सका कि तौहीन अदालत किस बेंच ने सुनना है, किसने नहीं सुनना है। वो सारा आज चीफ जस्टिस जो कायम है जस्टिस सरफराज डोगर, उनसे मुलाकात करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। बैरिस्टर गोयल, सलमान अकबर राजा और अलीमा खानम। जो कहा गया मैंने पहले इंट्रो में बता दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अब ये 2-3 दिन से शोर कर रहे थे सरफराज डोगर साहब से मिलना है, तो आज मुलाकात भी होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी ज्यादती ये हो रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्ट्रेटेजिकली हुकूमत के लिए भी इम्पोर्टेंट है और PTI के लिए। वहाँ जब तक परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं आता, एडहाकिज्म में आप इंडिपेंडेंस नहीं शो कर सकते। जब सरफराज डोगर साहब को पता है एक तरफ केस की तलवार लटक रही है, क्योंकि यहिया अफरीदी साहब कहते हैं मैं सीनियरिटी नहीं मानता, मैं वैसे, वो कहते हैं लुंडिया मारें, भगड़े डालें। यहाँ जो जज आए, रिजॉइस इट वर्ड उनका बड़ा मशहूर है कि जी आ गया है जी, लिंग्विस्टिक बुनियादों पे आ गया है। लिंग्विस्टिक बुनियादों लेकिन पर। सीनियरिटी पे मुझे मसला है। हाँ। और
इतलात भी ये है कि ये जो आईनी बेंच बना है, ये बेंच इसमें जमाल मंदोखेल साहब को तो निकाल दिया गया, लेकिन जमाल मंदोखेल साहब ने 2-3 बंदे डाल दिए हैं इसमें, तो परेशानी है इनको। तो ये भी है कि भाई जमाल मंदोखेल साहब आजकल आपने देखा ईद के बाद वो काफ़ी इरिटेट जी जी उनको जी, महसूस हो गया है कि जो हालात अदलिया के साथ हो रहा है, और जो कुछ एक मसला ये है कि उनको इंडिपेंडेंट आईनी बेंच भी नहीं दे रहे। अब 15 जज हैं आईनी बेंच के, क्यों नहीं अमीनुद्दीन खान साहब किसी और बेंच को दे रहे? ये इंटरनल आप नहीं ना जाते कि वहाँ अंदर क्या पक रहा है चीज़ें। दूसरा ये है कि ज्यादती ये हो रही है कि आपने एक, जैसे मैंने बताया कि वो केस चल रहा है सरफराज डोगर साहब पे, वो उन पे तलवार लटक रही है कि मैं वहां से लेके आया, मुझे ये नहीं। दूसरा, इन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया 19 को है ना? जी जी 19 को है। अब हुकूमत की मर्जी के बगैर वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, क्योंकि 17 लोग हैं टोटल जुडिशल कमीशन में, जिसमें से शौकत सिद्दीकी साहब को भी आप पता नहीं किस खाते में डालते हैं। वैसे 8-9 बंदे तो पक्के हैं जो हुकूमत के साथ हैं जुडिशल कमीशन में, ठीक है? तो हुकूमत अपनी सरफराज डोगर साहब को ला सकती है। अगर हुकूमत को अगर नाराज करते हैं सरफराज डोगर साहब ये अगले 10 दिनों में इमरान खान को किसी मामले में भी रिलीफ देते हैं, वो क्या चीफ जस्टिस बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। अगलों ने ये किया है कि एक्टिंग जज एक रखा है, उनको तलवार लटकाई हुई है कि वो हम मियां गुल को बना देंगे जी। तो इतना फंसा दिया है डोगर साहब को। मैं कहता हूँ कि डोगर साहब क्या करें, उनकी जगह कोई भी हो वो क्या करें, जब उनको इतना फंसा दिया। जब उनको आप किसी जज की ना तब पता चलेगा जब आप उसको कंफर्म करेंगे, परमानेंट बनाएंगे। अब परमानेंट बना नहीं रहे, उनको मजीद इम्तिहान, और वो कितना उनके केस, उनके फैसले सुप्रिटेंडेंट भी नहीं। उन्होंने आज कहा ना कि तौहीन अदालत के हवाले से जब बात की हलीमा खानम ने उनसे कहा जी कि तौहीन अदालत अगर वो कोई करे तो फिर क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा तो उसे जेल में डालना चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर ये आपके जो अडाला जेल का सुपरडेंट है आपने हुक्म दिया है तो वो नहीं मान रहे। ये डोगर साहब को नहीं जानते पीटीआई वाले, इन्हें किसी लाहौर में वकला से पूछे डोगर साहब का मिजाज क्या है, डोगर साहब उस तरह किस तरह चलते थे, किस तरह वो प्रोसीडिंग चलाते थे, अपने ब्रदर जजेस के साथ उनके किस तरह के इश्यूज थे, वो पता हो तो पीटीआई को उनकी बातों को क्या सीरियस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो अलग बात। बाहर का मैं ये कहता हूँ कि एक तरफ राजा इनाम मिराज है, जिन्होंने जो कच्चे जज हैं, पक्के नहीं है, एडिशनल है, उनको कंफर्मेशन के लिए हुकूमत की पजीराई चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो खत्म हो गई है ना। या अफरीदी साहब कहते हैं रिजॉयस इट, हम भी फिर चले रिजॉयस ही कर लेते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस तो खत्म है। जब आप के जज इस चीज़ में उनको पता है कि हुकूमत को नाराज करेंगे तो मैं कन्फर्म जज नहीं हूँगा, डोगर साहब को पता है मैं नाराज करूंगा तो मुझे परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे, तो फिर पीछे कैसे खत्म हो, इंडिपेंडेंस तो खत्म हो गई। तो असल मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप डिबेट करें, जब 19 के बाद वो कन्फर्म होंगे डोगर साहब, ये अलग बात है कि हुकूमत फिर भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि चुन के उन्होंने 16वें नंबर का जज लाया, 14वें का क्यों नहीं लाया, 17वें का क्यों नहीं लाया, देखिए 12वें का भी लगा सकती है। यही तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। और जो कल आईनी बेंच ने भी कहा कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो होती है ये सीलियंट फीचर है, और सीलियंट फीचर में ये फंडामेंटल राइट, मेन फंडामेंटल राइट है। अगर आज़ाद अदलिया नहीं है, मेरे आपके सुहेल के हमारे हकूक को अगर किसी ने प्रोटेक्ट करना है आज़ाद अदलिया ने, जब आज़ाद अदलिया ही का तसव्वुर ही खत्म हो जाए तो खत्म है। तो इस पूरे फलसफे को आप समझे, इडाकिज्म चल रहा है अदलिया में, और इसकी सारी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि याही अफरीदी साहब, सारी याही अफरीदी साहब पे। उन्होंने जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहते हैं कि पाकिस्तान में 70 साल में जब भी कोई कानून बना है ना, जो लेजिस्लेचर की इंटेंट थी वो उस तरह कानून पे अमल दरामद नहीं होता। ये वह 26वीं तरमीम है जिस मकसद के लिए बनाई गई, चाहे नथ डालने के लिए, चाहे कंट्रोल करने के लिए, वो उनका मकसद पूरा हो गया है। अभी किसी गवर्नमेंट मिनिस्टर से पूछा कि 27वीं तरमीम, उन्होंने कहा जी जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं, हमें तो जरूरत ही नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ जजेस को खुश करने के लिए कि 70 साल एज कर रहे हैं ताकि कुछ रिटायर हो रहे हैं ना जज, जी तो उनको जरा बताया जाए कि हम कोई अगला काम भी करें। अच्छा सुहेल साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक तो जस्टिस नाम अमीन मनास वाला सवाल रहता है, वो मैं आपसे करूँगा, लेकिन उससे पहले जो आज खत लिखा गया इमरान खान साहब की तरफ से, बहुवसातत सलमान अकबर राजा जो पार्टी सेक्रेटरी जनरल है, वो आज चैम्बर में, चीफ जस्टिस के चैम्बर में है, और कायम चीफ जस्टिस मंसूर शाह के चैम्बर में पहुँचा दिया गया है। और उस खत में तमाम चीज़ आपने भी पढ़ा है, वो तमाम चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, जिसमें 26 नवंबर
बल्कि 2-3 साल की जो भी इमरान खान साहब की जब हुकूमत हटाई गई, अदम एतमाद लाया, उसके बाद से जो कुछ होता रहा वो उस खत में लिखा हुआ है। मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में गया है। जी जी, चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में गया, लेकिन उनके नाम मंसूर शाह के नाम भी लिखा गया है। एक्टिंग कायम मकाम कायम चीफ उनके। जस्टिस साहब दोनों के नाम। तो मुझे ये बताइए कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। आउटपुट क्या निकलेगा? खत तो पहले ही से ज्यादा डिटेल आया हुआ है और उसमें सारी खुद माना है कि सब्सटेंस है। हाँ, सब्सटेंस है, जिसमें चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने हमें कहा था कि इसमें सब्सटेंस है और उसमें 184(3) का केस बनता है, इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कमेटी ने क्या किया, उसको साइड पे रखा और इमरान खान के केसेस लगा लिए। केसेस लगाए और उनमें क्या हुआ कि वो 1-2 लम्सी समातें हुई, कभी बेंच दस्तियाब नहीं, फिर उसके बाद कभी वकील साहब नहीं, और कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त जो चीज़ इमरान खान चाह रहे हैं ना, वो ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे उनके साथ जो कुछ नीचे हो रहा है उसमें, और सुप्रीम कोर्ट कहती है जी कि नहीं, हम तो उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त इरादा, इमाद, सारी चीज़ें ये हैं कि जो नीचे ट्रायल चल रहे हैं वो ऐसे ही चलेंगे, उसमें हाँ 4 महीने की डायरेक्शन दे दी है कि उसमें कंक्लूड करें। बाकी मुलाकातें नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस यही अफरीदी की अदालत में सलमान सफदर साहब ने कहा था नहीं मिलने दे रहे तो ऑर्डर कर दें। उन्होंने कहा आप ऑर्डर के बगैर एक दफ़ा जाके देखें, गए, नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्ट ऑर्डर नहीं करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त पूरी जो वो है ना, वो कहते हैं जी कि एज़ पर लॉ जो मजाज फोरम है उस पर जाएँ। अच्छा, वो मजाज फोरम से वापस हाई कोर्ट आते हैं और हाई कोर्ट में इतने टेक्निकल अंदाज में केसेस चलते हैं कि वो वहाँ से वापस मजाज फोरम पे चले जाते हैं, ठीक है। ऊपर नहीं आ रहे। सलमान सफदर खुद क्या कहेंगे, मेरा वो केस मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा। ये जो वो 5 जज हैं उनके पास कोई केस नहीं लग रहा आजकल। हाई कोर्ट के 5 जज, हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस जिन्होंने खत लिखा था, उनमें से तो एक या खैर ऊपर आगे, उनके पास तो कोई केस लग ही नहीं रहा ना। अच्छा, एक मिनट, कल 5 जज से याद आया, कल आसिफ बशीर चौधरी साहब सीनियर साफ़ी हैं, उनसे उन्होंने एक वो खबर दी थी डोगर साहब वाली, एक तो गाड़ी वाली, उसके साथ जो दूसरी चीज़ उनसे कोट करके किसी ने लिखी हुई थी और मैंने देखी, अगर ये ऐसा है इसको चेक करना है कि जी वो उनका दावा ये है कि 27वीं तरमीम लाई जाएगी जिसमें ये किया जाएगा कि जजेस को गवर्नमेंट बस अपनी विल से ट्रांसफ़र कर सकेगी, तो उसकी बुनियाद पे फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजेस को दीगर सूबों में भेज दिया। अच्छा, अच्छी बात है, इन्हें खुद ही लिख देना चाहिए कि हम किसी और हाई कोर्ट पे हमें चले जाएं। देखें, वहाँ कोई और केस तो जुरिस्प्रूडेंस से इवॉल्व करेंगे ना। मसला ये है कि अगर किसी और हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ टैक्स सबसे बड़ा इस वक्त क्राइसिस सिंध हाई कोर्ट में बना हुआ जी, लेकिन रिजॉइस इट यही अफरीदी साहब कहते हैं जी। अब मसला ये है कि वहाँ टैक्स के इश्यूज हैं। वहाँ के आगा साहब ने जो जज चुने हैं 8, माशाल्लाह, के आगा साहब भी शामिल हैं उनमें ना? नहीं, वो उन्होंने आईनी बेंच जो है ना, वो फिर हीरे चुनता है कि ये हीरा मुझे चाहिए जी। वो उन्होंने उधर जो चुने हैं, वहाँ वकला जो कराची के हैं वो बता रहे हैं कि बड़े हालात खराब। आईनी बेंच लाहौर में इशू ये है कि जो क्रिमिनल साइड का जो होता है ना, जो जज होता है चीफ जस्टिस, वो केसेस फिर अपने ही जो क्रिमिनल साइड के जजेस हैं उनके पास ज़्यादा लगाते हैं। लाहौर में भी वो अब वो जैसे आसिम हफीज, जैसे शाहिद करीम, उनके पास उस तरह के केसेस नहीं लग रहे जिस तरह मलिक शहजाद साहब केस लग रहे थे। तो ये इस्लामाबाद में ऑलरेडी इम्पोर्टेंट, मेरा नहीं ख्याल कि नया केस जो है वो। अच्छा, खत के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, या खत के हवाले से आपको पता है कि यहाँ पर हमारी जब IMF का डेलीगेशन यहाँ पर आया था, उसके बाद हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई थी। उस मीटिंग में तो उन्होंने इमरान खान साहब के खत का बड़ा जिक्र किया और बड़ी तारीफ वो तौसीफ की थी, और ये भी कहा था कि हमने आईनी बेंच को वो भेज दिया है। तो उसके बाद ये खत, और वो आईनी बेंच कहाँ रखा हुआ उस खत? वो देखिए, आप आईनी बेंच को क्यों मतलब आप देखें, आईनी बेंच जो है ना, वो जो इंटेंट है ना लेजिस्लेचर की, उसकी मंशा पे चल रहा है। अच्छा, मंशा जो है ना कि जो अदलिया के साथ उन्होंने हशर करना था या अदलिया को रोकना था, वो आईनी बेंच उस लाइन और लेंथ के साथ ही मामला को चला रहा है। वो थोड़ी बहुत कोई जो है वो हवाई फायरिंग हो जाती है, कई दफ़ा रिमास मिलिट्री कोर्ट में आ जाते हैं, कोई इस तरह हो जाते हैं, लेकिन एक आर्डर बता दें जिससे मौजूदा हुकूमत अभी तक तो कोई ऑर्डर है किसी मामले में थोड़ा सा ऐसे ही उन्होंने कहा हो कि भाई कोई मसला है। तो मेरा ख्याल है कि जो वो लेटर था वो भी आईनी बेंच ने उसको कहा कि जी और ऑलरेडी केसेस ट्रांसफर केस पे आपको लगता नहीं कि शायद हुकूमत का आईनी बेंच से कोई दचका लगे या नहीं लगे? लेकिन देखें, वो कम्प्लीटली रिलैक्स है। देखिए, क्योंकि निज़ाम इस तरह का बना हुआ है ना। अब कोर्ट पैकिंग वाला, मुझे ये बताएं कि कोई जज है ना, उसने कन्फर्म होना है, उसने परमानेंट होना है, उसने उम्मीदवार बनाए नेक्स्ट चीफ जस्टिस होना है, उसने हुकूमत की खुशनुदी हासिल करनी है। ये है अदलिया का खुलासा 26 के बाद। मलिक साहब
जिस 5 जजेस ने हुकूमत को नाराज किया ना मौजूदा निज़ाम, हशर क्या उनके साथ हुआ? एक सवाल तो सही है आपने ना। मंसूर अली शाह के साथ हशर क्या हुआ? एक सवाल ले लें और मंसूर अली शाह से, सिवाय- मंसूर अली शाह साहब से एक सवाल ले लें आप, उनका जिक्र आ गया है तो जी, वो जब चीफ जस्टिस यही आफरीदी भरे तो मल्टीपल लेटर्स उन्होंने लिखे जी। कि जी आप ये करें ये करें ये करें। चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब आगे से जवाब देते रहे यार कि 26वीं तरमीम इस वक्त इन फील्ड है तो मैं ये नहीं कर सकता, मेरा इख्तियार नहीं है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस एक हफ्ता रहे हैं, आज प्रैक्टिकली उनका टेन्योर ख़त्म हो गया कायम मकाम का, कल परसों का दिन है लेकिन वो जुडिशल वर्क नहीं होता, छुट्टी होती है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो सारा अब उन्होंने 5-6 दिन गुजारे हैं, जो खत लिख के वो मुतालबे करते थे और लोगों ने बाज़ उम्मीद बांध ली कि शायद इन 6 दिनों में कोई सरप्राइज़ हो जाएगा, वो तो कोई नहीं हुआ। तो अब मेरा ख्याल है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी एक तरह से ये चीज़ एक्नॉलेज कर रहे हैं ना कि नहीं इस वक्त जो आम चीफ जस्टिस है उसका कोई इख्तियार नहीं है, लिहाजा उससे तो ये मुतालबा भी नहीं होना चाहिए था। देखिए बात ये है कि मंसूर अली शाह का मिजाज ज़रा डिफरेंट है। वो एक है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और बैठे हैं, लेकिन तो आप दूसरों से समझे ना- एडवेंचर क्यों आप चाहते समझे ना थे? कि एक जो होता है ना कि कोई रिस्क लेके शॉट में कि भाई यार मैं आउट भी हो सकता हूँ, वो रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन वो चीफ जस्टिस यही आफरीदी से कहते थे कि आप ये शॉट खेलें, वो इस वजह से दूसरे एंड से खड़े हो गए कि उस मार वक्त इसको खेलता, शोएब उस अख्तर वक्त वो हालात और स्ट्रेट सका। उस वक्त 15 जज थे, 16 आपके, और मेजॉरिटी जो है वो ये भी हो सकता है कि अब कितने जज ये भी हो सकता है जस्टिस मंसूर शाह शायद मर्दम शनास ना हो। नहीं, वो तो ज़ाहिर ये भी हो बात सकता है ज़ाहिर ना। बात है, इसमें कोई शक नहीं है। मर्दम शनास क्या किसे पहचानने में वो नाकाम रहे हैं? मेरा तो ख्याल है कि उनको तो सबसे ज्यादा काजी फैसा के हवाले से उनकी कुछ लोगों से अच्छा। बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि मैं पहचानने में मुझे नहीं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह मतलब ने- मर्दम शनास नहीं है। जवाब ये था जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कुछ लोगों से ये कहा कि मैं पहचान नहीं सकता। ये मतलब है कि नहीं कि उनकी क्या सोच है। मतलब मर्दम शनासी नहीं वैसे कर एक बात है, सकता आप कि भी तो वो- नहीं पहचान सके, हम भी नहीं पहचान सके थे, उनसे क्या शिकवा? हाँ, बात तो वैसे ठीक है, उनको कोई भी नहीं पहचान सकता। हाँ, वैसे सही पहचाना उन लोगों ने जिन्होंने उनको अगला चीफ जस्टिस के लिए एक्सटेंशन नहीं हाँ। दिया। अच्छा, पता था कि ये एक आपने अपनी बात के की लिए- एक आपने बात की यहाँ पर कि जस्ट 16वें नंबर से उठाकर यहाँ पर लाया गया जस्टिस सरफराज डोगर साहब को। असनाद मलिक साहब मुझे ये बताइए कि आपने सिंध हाई कोर्ट का भी तज़किरा किया यहाँ पे, क्या सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट, ये तमाम जजेस परेशान नहीं है? मतलब मैं सिंध हाई कोर्ट का ले लेता हूँ, वहाँ पर जो सीनियरिटी में 3 जजेस हैं सीनियर, अगर लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर 13वें नंबर वाले जज को उठाकर सिंध हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है, वो तो उनसे सीनियर हुआ ना, फिर वो तो चीफ जस्टिस लग जाएगा, तो बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कंस्टिट्यूट होगा, तो उनका क्या होगा फिर? ये तो वो है ना कि फ्लाइट आपने डायरेक्ट मिस की तो आप वाया कतर और पहले पहुंच जाए। मतलब है, ये वही सूरत हाल है कि आप इधर सीनियरिटी में आप 20वें नंबर पे हैं, हुकूमत की खुशनुदी हासिल करें, और खासकर लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ जज हैं 60। जी जी, लाहौर हाई कोर्ट वाला और मामला। हुकूमत को एक ऐसा जज है जो 40वें नंबर पे है, पसंद आ गया, हाँ, वो जज वो उठा के ले आएंगे बलूचिस्तान में जहाँ जज थोड़े हैं, छोड़े, वो तो और उस- सीनियर हो जाएगा। और उसको वो 5 में ले आएगा। हाँ। सिंध में वैसे हो रहा है, हाँ। बारीक दिन पीपल्स पार्टी ने पूरा एक प्लानिंग की हुई है अच्छा, कि आईनी बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट लाना है और सिंधी बोलने वाले। देखें इस वक्त अदलिया की जो शेप है ना वो माशाल्लाह नून और पीपल्स पार्टी दे रही है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। वो एस्टेब्लिशमेंट तो चले हम कहते भी हैं, लेकिन जो जज लगे हैं ना 45 हम्म, सिवाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे आप कह सकते हैं कि वहाँ पीपल्स पार्टी और नून का उस तरह नहीं। सिंध में जो जज लगे हैं, पेशावर में लगे हैं, लाहौर में लगे हैं, प्रॉपर हिस्सा लिया गया है, गिव एंड टेक हुई है कि ये जज मेरा एक तेरा, ये इस तरह की सूरत हाल है। देखें डिसअपॉइंटमेंट बहुत है जजेस में। मंसूर अली शाह जो आप कह रहे हैं, मंसूर अली शाह को अंदाज़ा है कि इस वक्त वो बिल्कुल अकेले हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको मौजूदा हालात में उनको जो वो 8 जज थे ना, 2 तो ऑलरेडी हाँ, 3 कोई चले support गए कर- रिजर्व सीट में। बिल्कुल ऐसे ही। इवन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जो है वो उनको अतर मिलना साहब भी इन हालात में इस अगर वो ये करते केस लगाते तो वो करते। नहीं वो मेरा उन्होंने ख्याल है वो कि- तोहिन अदालत के नोटिस किए थे, तो जैसे अतर मिल्ला ने तो दूसरे बेंच में बैठ के तो उसको हाँ, किया था। वो- अच्छा, एक इख्तिलाफ बात- उन्होंने एक आधी चीज पे किया था, एक और लेकिन चीज़ है कि कुछ लोग कहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब को एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए था, उनको एज ए प्रोटेस्ट कहना चाहिए था कि जी मैं भी बस छुट्टियों पे जा रहा हूँ या जो भी, या वैसे कहते थे कि जी मैं अभी 26 और ये ताकि ताकि एक- 27 चलो तरमीम चले की फिर राह जस्टिस हमवार हो मोहम्मद जाए, अली अगर मजहर सीनियर साहब बन मोस्ट जाते हैं या बनेगा चले तो- वो। अच्छा, दूसरा सोल साहब लेकिन ये- वो वही आप वाली है कि कुछ लोगों ने कहा कि अगर वो करते तो एक प्रेसिडेंट बन जाता और उसको इस तरफ ले हाँ, जाता। इस तरफ। लेकिन देखें बात ये है कि मंसूर अली शाह भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, अगर वो 1-2 मुलाकातें कर लेते, हाँ, बिल्कुल। रिटायर्ड जजेस बड़ा उन्होंने जोर हाँ लगाया। हाँ, जी जी जी। अच्छा, उन्होंने इनकार लेकिन वो- किया था मुलाकातें लेकिन करने उनके से। साथ वही होता है जो आज कल हर कोई याही अफरीदी साहब को क्रिटिसाइज कर। अगर ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था तो फिर क्या? अब कम से कम ये तो है ना, कहीं जाते हैं, कहीं उनके साथ लोग उनको ये तो कहते हैं कि यार
हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आपने उस नहीं, मैं समझता हूँ असान मलिक साहब, आप इतना बिल्कुल वो अंडर एस्टिमेट ना करें जैसे जया अफरीदी साहब को। जैसे जया अफरीदी के इतने ही बाख्तियार हैं जितने हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाख्तियार हैं जनाब, ये बात आप याद रखें। सोहेल रशीद साहब, आखिरी थोड़ा सियासी बात करूँगा आपसे, पूछूँगा, ये जो एक मैंने इंट्रो में कही थी कि मुस्लिम लीग नून को ये बड़ा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह के ट्वीट आएंगे उनकी क़यादत की तरफ से या कुछ और मामलात, लेकिन उनके अरमान जो है ना वो कहीं बह गए। कोई ट्वीट है, बड़ा जिम्मेदाराना सबूत दिया आपकी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। दूसरा ऑप्शन क्या था? आप जिम्मेदाराना सबूत ना देंगे तो क्या नहीं, करेंगे? पहले तो कहीं बीच में ट्वीट श्वीट आते होते थे, लेकिन आपकी बार खबर भी दूंगा, जी। पहले आप दीजिए अपना पहले। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पाकिस्तान के नाम से शुरू होता है उसका नाम, तो उसको पाकिस्तान को फर्स्ट तो रखना है जी, ठीक है। और पाकिस्तान का जब एक बाहर के किसी मुल्क के साथ एक मामला बन रहा है और बिला वजह एक मुल्क बना रहा है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कहते हैं जनाब के PTI उसमें बगले बजाती थी कि हाँ जी अब तो जी हमारे मुल्क पे बड़ा जी वो प्रेशर आ रहा है, ये मिलाओ। नहीं किया उन्होंने ना। बैरिस्टर वो हैं गौहर, उनको पता है वो इस पार्लियामेंट का रुकन है। और बीइंग अपोजिशन पार्टी, कल जिस तरह उमर यूब साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कहा उठकर के मैं स्टेट का हिस्सा हूँ, अपोजिशन लीडर हिस्सा होता है, तो वो तो स्टेट का हिस्सा है, तो एंटी स्टेट तो नहीं जा सकते वो। तो उन्होंने हाँ ये किया कि माकूल तरीक़ाकार अपनाया, ये नहीं किया कि बिला वजह वो जिसे कहते हैं जज्बात में बह जाना। हालांकि मुझे याद है जब पुलवामा हुआ और फिर जिस रात वो बालाकोट में पेलोड गिरा कर भागे और जब तक वापस पाकिस्तान ने बदला नहीं लिया था, उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून का कारकुन था, जो जहर उगला था, वो आज भी जाके देख ले, वो तो अल्लाह भला करे कि बदला ले लिया। देखिए, अच्छा, आप कब तक कह बना रहे थे लेगा? मैं खबर दूंगा। नहीं वो माशाल्लाह ये है कि इस पैनल में आप दोनों का तलक भी कश्मीर से है, तो आपको ज़्यादा चीज़ों का ग्रिप है कि क्या हो रहा है वहाँ और भी हालात। देखें, जो PTI का मामला है वो तो आप देख रहे हैं कि भाई इस वक्त जो हालात है ना कि सबके साथ बात कर ली जाए PTI। ये मेरा एक तज़िया है कि नवाज शरीफ साहब से कल आप कहते हैं नवाज शरीफ सवाल बाबूजी लंदन, हैं, हाँ, वो जी कि उनसे कहा गया कि जी ये आपको बात करनी, तो उन्होंने बात क्यों नहीं की? खामोश हो गए, खामोश। उनके जुबान तालू से चिमट नहीं, गई। नहीं, नहीं, वो खामोश इस वजह से कि वो बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है ना वो नवाज शरीफ साहब नहीं करनी अच्छा, कि रफा दफा, क्योंकि आपको ये तो मानना पड़ेगा ना अच्छा, ये खबर है। कि नहीं, खबर मेरा तजिया है, अभी फिलहाल ना करें ना फिर रौला। नवाज शरीफ साहब की आपको पता है कि BJP से पुराने तलक़ात और हमेशा उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर दी। नॉन लीग क्यों हुआ? उन्होंने कहा जी आप लोग क्यों मुजाहिदीन और ये करते हैं, आप इनसे बातचीत। अच्छा, मादर हमेशा उस वक्त कह रहे थे जब वो खुद जेरे था, हाँ, जेरे था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने हुकूमत में अच्छा, बैठे। लेकिन उनका एक सॉफ्ट कार्नर वहाँ रहा कि जी अमन की आशा और अमन की बात। वाजपेयी भी आए और फिर मोदी भी उनके घर आए रायवेंड, जब जी, बिल्कुल ऐसा उनकी ही नवाजी की शादी थी। अब भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आएंगे और वो कुछ बिजनेसमैनों से बात करेंगे और वो यही है कि मामला जो हमेशा बैक चैनल होती है वो चलता है। तो अच्छी चीज़ है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब का अभी तक एक वहाँ एज़ कम्पेयर टू जिस तरह इमरान खान ने डायरेक्ट मोदी को अटैक किया, इस तरह नवाज शरीफ ने नहीं किया। तो उनकी ये कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब बैक चैनल डिप्लोमेसी अगर होगी तो उनके ज़रिए ही होगी और वही होगा कि रफा दफ़ा अगर आप यानी आप एविडेंस लेके आएँ, क्योंकि अभी तक ये भी है कि कोई एविडेंस नहीं है, बात कर रहे हैं। फिर ये मलिक भी है। साहब, तो ये एक नवाज शरीफ साहब जो खामोश हैं वो अगर स्टेटमेंट दे देते तो उनकी पोजीशन बहुत मलिक साहब, ये वो नवाज शरीफ साहब की शख्सियत से उनकी वो क्वालिटीज़ है ना जो उनके करीबी कुछ लोग कशीद करके हमें बताते हैं, जो उनमें पाई नहीं जाती। जी जी। वो खामोश रहते हैं तो कहते हैं जी मियाँ कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। वो उठ के आपने किसी काम से उनको कोई चीज़ याद आ जाए, हरकत में आ गए। बेलारूस में कोई अच्छा हलवा खाया था तो चलो दोहरा जारा में भी नाल जो, तो कहते हैं जी नवाज शरीफ हरकत में आ गए। भाई बेलारूस जाके केड़ी हरकत करनी, पाकिस्तान की केड़े। अच्छा, तो नहीं, अब नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी है, वापस क्यों आ रहे हैं मुझे ये बताएं। मैं बैक डोर डिप्लोमेसी की बात करता हूँ। बैक डोर डिप्लोमेसी उनकी ये है जनाब कि वो सार कॉन्फ्रेंस पे बरखादात को गार बना दिया। बैक डोर उनकी डिप्लोमेसी ये है कि एक सफ़ीर साहब वो लिखते हैं किताब में कि बाहर किसी दौरे पे हमारी बड़ी ऑफिशियल मीटिंग तय थी, तो इन्होंने आप एक एक्टर इंडियन से मिलना था, वो भी वहाँ थे, तो इन्होंने कहा जी मैं तो बीमार हूँ, आपके परजाई भी बीमार है तो हम नहीं जा सकते, तो शाम को उनके साथ डिनर करने के हुए थे, ऑफिशियल मीटिंग कैंसिल करके। तो मियाँ साहब की यकीनन वहाँ पर एक गुडविल है और वो यूज़ भी आ सकती है, लेकिन मियाँ साहब कि अगर ये बैकडोर डिप्लोमेसी काम कर रही थी या कर रही होती
तो आज उनके भाई को इक़्तिदार में बैठे ओवरऑल मिलाकर 3 साल हो गए हैं। इस दौरान मोदी दोबारा इलेक्शन उन्हें कोई लिफ्ट नहीं जीता। कराई, ये सुने, बात है। कोई लिफ्ट इंडिया ने नहीं कराई। इवन इसहाक ने कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी पे मुझे मजीद आने दें। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की है, बैकडोर डिप्लोमेसी थी, तो इंडिया को यहाँ तक ऑफर किया गया कि आप सामने रुकें, पार कहीं जलंधर वगैरह या इधर अमृतसर वगैरह रुकें, और मैच की सुबह आप 20 मिनट लगेंगे, बाई रोड आए, कजाफी में मैच खेलें, वापस जाएं। उन्होंने कहा हम ये भी नहीं मानते। ठीक है, वो एक भी चीज़ नहीं माने। उन्होंने आपसे वो चैंपियंस ट्रॉफी बस होस्ट लामती रहने दिया, आपका नुकसान कर दिया। बैक चैनल डिप्लोमेसी कहाँ थी? कोई एक मामले में पेशरफ्त बताएं जो इंडिया के साथ हुई हो। और उसके बाद इंडिया आंखें अलग दिखाता है। कश्मीर के ऊपर रोज उनकी स्टेटमेंट आती है जी हम आज़ाद कश्मीर भी लेंगे। भाई लेके दिखाओ यार, आपकी जरूरत है। ये तो बात खुद कर दो। शहबाज शरीफ ने ठीक है? इसका एतराफ़ किया यार। कोई किसी किस्म की कोई बैकडोर डिप्लोमेसी थी तो इन 3 सालों में वो फ्रूटफुल होनी चाहिए थी, वो सामने आनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कोई किसी किस्म की कोई लिफ्ट नहीं, इस लेकिन वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को खुद मान आपने नहीं। वो नाराज है, वो जावेद लतीफ चले, साहब वो कहते हैं तो- कि वो सिस्टम से नाराज नहीं है, नहीं नहीं, वो वोटर तो से नाराज है कि नहीं, वोट जावेद लतीफ साहब की आप बात करते हैं, वो तो हर मामले में कहते हैं कि नहीं, ये वो नाराज। दारू की सहूलतकारी की वजह से हो रहा है ना। वो तो उनको छोड़ दे, लेट्स सी, दफा करें वैसे उनको। मैं अच्छा, आपको मियां बता साहब दूं, किससे नाराज हैं? ये मियां साहब और नून लीग में अगर नाराज हुई ना एस्टैब्लिशमेंट, इन्होंने एक ही कि वो चीजें बराबर करनी है। ठीक है, चले बहरहाल टाइम बहुत हो गया मियां साहब है। टाइम देखिए, मियां साहब और नून लीग जो है ना दोनों, उनसे अब मजीद उनके साथ को किसी ने क्या करना है। 2008 शुरू हुआ, काफ लीग हुकूमत में बैठी हुई थी, पंजाब भी पास था, 10 साल मजीद मुशर्रफ को हम बावर्दी सदर बनाएंगे नारे लगते थे ना। 2008 का जब सूरज डूबा तो काफ लीग कहीं थी नहीं, आज भी वहीं पर है। ठीक है, बाद में घर के दरमियान भी एक दीवार चढ़ गई। चले सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यही तक था जो आपके सामने रखा है, ये लेटेस्ट न्यूज़ थी जो आपके सामने रखी है। मुझे असनात मलिक को, सोहेल रशीद साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।